श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, श्री मिथिलेश मिश्रा, जिला अधिकारी लखीसराय, श्री अजय कुमार, एसपी लखीसराय, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों, भाइयों बहनों, हमारी बच्चियां, देवी और सज्जन, मुझे औपचारिक रूप से नहीं कह रहा हूं, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है यहां आकर। मुझे मेरे बचपन से अगर कोई एक चीज है जो सम्मोहित करती है तो वो किताबें हैं, पुस्तकें हैं। और मैं ऐसी जगह हूं जहां 100 साल पुराना श्री जगदम्बा हिंदी पुस्तकालय हो तो स्वाभाविक है कि मुझे बहुत खुशी हो। मैं याद करता हूं उनको जिन्होंने 100 साल पहले इस पुस्तकालय को स्थापित करने की कल्पना की और इस पुस्तकालय ने जो पुस्तक किस लिए हमें ज्ञान देने के लिए और ज्ञान का जो उद्देश्य है भारतीय संस्कृति में, सा विद्या या विमुक्तये, वो चीज जो हमें बंधनों से मुक्त करा दे। तो जिस समय इस पुस्तकालय की स्थापना की गई, ये देश राजनीतिक दासता के बंधन में इसका दम घुट रहा था। हमारे मुझे ये जान के और भी खुशी हुई कि केवल पुस्तकें नहीं थी इस पुस्तकालय में, बल्कि ये पुस्तकालय केंद्र था उन लोगों के गतिविधियों का जो देश को गुलामी के बंधन से आजाद कराना चाहते थे। मैं उन सभी की स्मृति को नमन करता हूं और बढ़ैया की इस पुण्य भूमि जहां पर 100 साल पहले ये विचार अंकुरित हुआ और इस पुस्तकालय को स्थापित किया गया, इस पुण्य भूमि को भी प्रणाम करता हूं। हमारे देश की संस्कृति को ज्ञान की संस्कृति कहा गया। एक जमाना दुनिया में वो था, हमारे देश में भी था, जब ज्ञान मौखिक रूप से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में हस्तांतरित होता था। यूनान के मशहूर दार्शनिक प्लेटो के बारे में लिखा गया है, उसने कहा है, जो लिखा हुआ है किताबों में, कि थ्यूस नाम का व्यक्ति, हर्मीस भी नाम था उसका, उसने सबसे पहले अक्षरों के द्वारा, ये मिस्र के बारे में है, जहां जिन लोगों ने पुरानी कोई पुस्तकें देखी होंगी तो वहां जैसे आ है तो उसके लिए एक पक्षी बनाते थे, या जितने भी वर्णमाला है उसमें फल होते थे या पक्षियां। जैसे हम अपने बच्चों को आज भी शुरू में वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं तो कहते हैं आ से ये, बा से ये, का से ये, ऐसे ही होता था।
तो उसने जब बनाया तो उसको लोगों ने कहा कि ये यहाँ के राजा जिसे फिरौन कहा जाता था, उसका नाम थीसस था, उसके सामने इसे पेश करो। जब पेश किया तो वो बहुत खुश नहीं हुआ और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो उसने कहा। उसने कहा, हरगीज तो बहुत तुम्हारे अंदर कौशल है, लेकिन ये जो काम तुमने किया है इससे लोगों को, उसने कहा, स्मरण शक्ति जो है ये प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार है मानव जाति को, और इसके लिए लोग अपने मानस का प्रशिक्षण करते हैं। लेकिन अब तुमने ये वर्णमाला बना दी, अब लोग वो काम नहीं करेंगे और वो चीजों को याद रखने के लिए लिखने के बाद अपनी स्मरण शक्ति को थोड़ा अनदेखा करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ दुनिया में। पुस्तकें जब छपना शुरू हुई तो आज की तारीख में आपको पुस्तकों का नाम याद रखने के लिए भी अपनी स्मरण शक्ति का प्रशिक्षण करना पड़ता है। और भारत तो ज्ञान की संस्कृति है। हमारे यहाँ तो अगर जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष गुण होता है, समाज के अंदर भी विशेष गुण होता है। भारतीय समाज का विशेष गुण ज्ञान की परंपरा है। हमारे यहाँ कहा गया है, तपा स्वाध्याय निरतम। कोई क्षण भी बेकार नहीं जाना चाहिए, हमें ज्ञान अर्जन के काम में लगा रहना चाहिए। और ये ख्याति भारत की आज नहीं, जिसे मध्यकालीन युग कहा जाता है, उससे पहले भी जो किताबें लिखी गई हैं उसमें दुनिया ने स्वीकार किया है कि भारत ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान की संस्कृति है। हमने भाषा को भी मां सरस्वती का वाहन माना। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमें कहती है कि किन्हीं भी लोग, इसलिए कि ये देश अनेकता से भरा हुआ है। हमारे यहाँ अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों पूजा पद्धतियां हैं, खाल के अनेकों रंग हैं, अनेकों संस्कृतियां हैं। तो हमारी परंपरा हमसे कहती है कि अपने से विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को, समाज को समझने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है उनकी भाषा को सीखना। सर्वज्ञम तद अहम वंदे परं ज्योतिष्टपो अहम प्रवृत्यान मुखाद देवी सर्व भाषा सरस्वती। सारी भाषाएं मां सरस्वती का वाहन। जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषा सीख सकते हो उतनी सीखो, ताकि दूसरों जो तुमसे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर सको, उनके साथ संबंध बना सको, उनके साथ मिलकर काम कर सको। अभी यहां कहा, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम तो मां सरस्वती के उपासक लोग। मां सरस्वती की उपासना का मतलब है केवल ज्ञान अर्जन नहीं, जो ज्ञान अर्जित किया जाए उसको दूसरों के साथ साझा किया जाए। और पुस्तकें आप गौर करिए, आप किसी भी जगह हो, किसी परिस्थिति में हो, एक पुस्तक आपके हाथ में है,
जितनी देर आप उस पुस्तक को पढ़ते हैं, आप अपने जहां पर हैं उसको भूलकर वो पुस्तक जिस दुनिया की बात करती है आप वहां पहुंच जाते हैं। पुस्तक के गुणगान कितना किया जाए वो कम है। इसके महत्व को बताते हुए हमारे यहां कहा गया है, मैंने अभी आपके रजिस्टर पे भी लिखा है, संसार की उपमा दी गई है एक विष वृक्ष की उपमा दी गई है इस संसार को। ये जहर से भरा हुआ पेड़ है ये संसार, और ये कहा गया संसार विष वृक्ष से दुई फले अमृतोपमे काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना ने सहा। ये जो जहर से भरा हुआ वृक्ष है, संसार रूपी जो वृक्ष है, ये है तो जहर से भरा हुआ, विष से भरा हुआ, लेकिन इसमें दो फल लगते हैं जिनकी विशेषता ये है कि वो अमृत से भरे हुए हैं। ये विषैला वृक्ष दो अमृत और चीजें पैदा करता है, लेकिन दो फल ऐसे पैदा करता है जो अमृत से भरे हुए हैं। वो दो फल क्या हैं? काव्य अमृत रसा स्वादा। वो अमृत जो आपको किताबों पुस्तकों के पढ़ने से प्राप्त होता है, उससे जो रस मिलता है वो अमृत है। और दूसरा है सज्जनों की संगत। अगर सज्जनों के पास हम बैठते हैं, विचारवान लोगों के पास बैठते हैं, सुसंस्कृत लोगों के पास बैठते हैं, तो वहां से भी अमृत की धाराएं फूटती हैं, जिससे हमारा जीवन लाभान्वित होता है। ये जो ज्ञान की संस्कृति है, मैं कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन 3 दिन से 4 दिन से पिछले मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए कुछ भाषणों का, जिन्हें आप YouTube पर देख सकते हैं, उसका संदर्भ देना चाहूंगा। इस समय भारत, हमने अपनी आजादी की 79वीं 79th स्वतंत्रता दिवस 3-4 दिन पहले मनाया। अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि आजादी 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद आजादी का काम पूर्ण हो गया और अब हम निश्चिंत होकर आराम कर सकते हैं। ये एक बार में होने वाली घटना नहीं होती। आजादी, विदेशी शासक चले गए, लेकिन अगर अपनी आजादी को मजबूत बनाना है, सुरक्षित रखना है, तो लगातार जागरूकता रखनी पड़ेगी। क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो मानसिकता, गुलाम बनाने की मानसिकता दुनिया से नहीं गई है। अब गुलाम बनाने के तरीके बदल गए। अब ये नहीं है कि हम सेना लेके आएंगे, आपके ऊपर कब्जा करेंगे और आपका शासन हम चलाएंगे। अब ये है कि हम ज्यादा शक्ति है हमारे पास, प्रभाव ज्यादा है, उसका इस्तेमाल करके हम दूसरे देशों को मजबूर करेंगे कि वो ऐसी नीतियां बनाएं जिससे उनके अपने हित नहीं, जो दुनिया में बड़ी ताकतें हैं, उनके हित सुधारे जा सके, उनका फायदा हो सके। ऐसी ही एक सोच के साथ अमेरिका ने ऐलान किया कि चूंकि भारत को वो कुछ खास नीतियां चाहते थे। आपने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को बोले
उन्होंने बहुत कम बोला, उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए ये संभव नहीं है कि हम अपने देश के किसानों के हितों का सौदा कर लें। तो हमारे ऊपर क्या दबाव था कि हम उन नीतियों को अपना लें जिनसे अमेरिका के किसानों का हित तो सध जाए और हमारे किसान गर्त में चले जाए। अब और उस दबाव को और बढ़ाने के लिए क्या कहा गया, अभी 25% टैरिफ लगाया है, अब हम 25% और लगाएंगे। भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया कि 25-50 नहीं, 100 लगाना हो तो 100 लगाओ। हमारी जो खामोशी थी वो भी उनके एक गुस्से को और बढ़ाने का कारण बन गई। अब इस परिप्रेक्ष्य में गौर कीजिएगा, YouTube पे जाइए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने पिछले 4 दिन में 2 भाषण दिए। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े विद्वान डेविड एटनबरो ने भी 2-3 भाषण दिए, और लोगों ने भी दिए, पर मैंने जिन्हें बहुत गौर से सुना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। चीन का एक बहुत बड़ा व्यापारी है, जिसकी साख केवल व्यापारी की नहीं है बल्कि विद्वान की भी, जैक मा, उसके 3 भाषण, और मैं पिछले 4 दिन से लगातार उनको सुन रहा हूं। मैं अभिभूत हूं। अगर मैं उसको संक्षिप्त में आपको बताऊं तो तीनों ये कहते हैं कि पश्चिम के बस की बात नहीं है कि वो भारत को हरा सके, भारत को दबा सके। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के विद्वान, इंग्लैंड के विद्वान, चीन के विद्वान, वो कह रहे ये संभव नहीं है। भारत अपनी योग्यता और क्षमता को निर्यात करता था। अमेरिका के भी जो एस्टेब्लिशमेंट थे, जो बड़े शिक्षा के, जो सिलिकॉन वैली जैसे, वहां भी बड़ी तादाद भारतीयों की काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि जब भारत आर्थिक रूप से विकसित नहीं था, इसलिए कि उसने एक लंबे समय तक गुलामी के नतीजे में वो पिछड़ गया था। उस वक्त भी उसके पास योग्यता थी, और उस योग्यता के सहारे सिलिकॉन वैली और जर्मनी के संस्थान उसी योग्यता के सहारे चलते थे। और अब तो भारत ने योग्यता और क्षमता का निर्यात बंद कर दिया है, बहुत कम कर दिया। अब तो ये भारत की योग्यता और क्षमता भारत में रहकर ही अपने देश का निर्माण कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के लिए वो जो समस्याएं हैं जो आज पैदा हो रही हैं, उसका समाधान तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात जो उन सब ने कही, उन्होंने कहा कि भाई हरा उससे सकते हो जो तुम्हारा खेल खेल रहा हो। भारत को समझो, भारत की पृष्ठभूमि अलग है। भारत अपनी शक्ति, अपने सुरक्षा के लिए वो अपनी सैन्य शक्ति बनाए, अलग बात है, लेकिन वो अपनी पहचान अपनी सैन्य शक्ति से नहीं कराता है, वो अपने ज्ञान से अपनी पहचान कराता है। और उसके ज्ञान की जो जड़ें हैं वो आध्यात्मिकता में मूलित हैं। दुनिया में कोई भी देश शक्तिशाली बना है, उसने दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है, परंतु भारत की शक्ति चूंकि आध्यात्मिकता में है, भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है। हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को में दिव्यता देखते हैं, इसलिए भारत अकेले अपने कल्याण का नहीं सोचता, भारत मानव कल्याण की बात करता है। सत्ता कर्मणि अभिद्वांसा
यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वान तथा सत्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। हमारे पास कितनी भी शक्ति आ जाए, कितनी ताकत हो, हमारे लिए अगर भारतीय ज्ञान हमारे पास है तो हमारे काम करने का तरीका होगा चिकीर्षु लोका संग्रहम। हमारे कामों से मानव जाति का कल्याण किस तरह हो सके। ये भारत उनका ऐसे देश को हराना संभव नहीं है, दबाना संभव नहीं है। भूल जाइए। और मुझे इतनी खुशी हुई सबने, ये हमारे यहां से कोई नहीं बोल रहा, ये अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बोल रहा है, जैक मा बोल रहा है, डेविड एटनबरो बोल रहा है, क्रिस्टियाना मानपुर बोल रही है। वो कहते हैं कि भारत बिल्कुल विभिन्न है औरों से, इसके बारे में सोचो ही मत कि आप इसको हरा सकते हो। और अब इसकी ऊर्जा पूरी तरह, जिसके ऊपर हमने खुद पाबंदियां लगाई हुई थी, आज उसे अपनी ताकत का एहसास हो गया है और दुनिया को भी उसकी ताकत का एहसास जल्दी हो जाना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा भारत कुछ नहीं, मैं उनका ही जुमला बोलता हूं, ओबामा का, इंडिया इज पावर इन 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। भारत ये बात श्री औरोबिंदो ने आज से 100 साल से ज्यादा पहले कहा भारत केवल एक भूभाग नहीं है, भारत शक्ति है, भारत एक विचार है। हमें बस एक चीज की जरूरत है कि हम अपनी विरासत के बारे में जाने, इसका बोध हो, तो फिर हम गर्व इस पर खुद ही करेंगे, क्योंकि ये अकेली विरासत सांस्कृतिक विरासत है जो हमें ये नहीं कहती कि तुम अगर ताकतवर हो तो तुम दूसरों को दबाओ। ये हमें कहती है कि तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल, तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारी क्षमता का, तुम्हारी योग्यता का प्रयोग केवल तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं होना चाहिए, विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आज जरा मौसम के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो जरा है कि बारिश और तेज हवाएं, तो मैं जल्दी निकलूंगा। लेकिन मैं यहां आया, स्वामी जी आगमन, आप उनके साथ ही थे उस दिन, उन्हीं के साथ थे, उस दिन वो थे। तो उनका भी इस पुस्तकालय, संजय जी तो थे ही, लेकिन आगमन जी का भी इस पुस्तकालय के बारे में उनकी बड़ी बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही। मगर मुझे चूंकि मैं अभी यहाँ के भूगोल से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, विजय जी मुझे पहले कह चुके थे, लेकिन ये कहा था कि वहां हम कुछ काम कराना चाहते हैं, उसके बाद आपको बुलाएंगे। तो मैं आ गया आज यहाँ, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा और मैं यहाँ थोड़ा समय बिताना चाहूंगा, इसलिए कि मुझे बताया गया है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी और पटना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाद पूरे बिहार राज्य में बनने वाली ये पहली लाइब्रेरी जो एक गांव में बनी। तो मेरे लिए ये बहुत ही, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मेरे बचपन से लेकर अब तक अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मुझे मेरा दिल जीत लेती है तो किताबें हैं। मैं कभी किसी और चीज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कभी मैं बच्चों को कह रहा हूं खेल जरूर खेलिए, मैं नहीं खेला करूं, पुस्तकों से कभी फुर्सत नहीं है। तो मुझे लिए इस गांव का बहुत महत्व हो गया है। मैं विजय जी, संजीव, मैं फिर आना चाहूंगा और आपके साथ और समय बिताऊंगा। आपने इतनी देर मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।